तो कहानी के शुरू में हमें एंड्रयू नाम के एक बच्चे को एक पार्क में खेलता हुआ दिखाया जाता है। इस टाइम उसके हाथ में उसका एक टॉय था, शक्ल थी, जिसे वो बहुत पसंद करता था और हर वक्त अपने पास ही रखता था। इसी टाइम एंड्रयू की मॉम जो उसके पास खड़ी हुई थी, उनको एक कॉल आई। कॉल के दूसरी तरफ आदमी उन्हें हरास करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें तंग कर रहा था और इस सब में वो इतना मगन हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला एंड्रयू उन्हें कब से बुलाता रहा। एंड्रयू को असल में जंगल के अंदर शक्ल दिख रहा था जो उसे अपने पास बुला रहा था। कॉल बंद होने के बाद एंड्रयू की मॉम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एंड्रयू वहाँ नहीं था। वो घबरा गई। उसे यहाँ से चाहता उसकी नेबर एमिली और उसकी मॉम एना ने भी देखा था। एंड्रयू जंगल के अंदर मिस्टर चकलदीद के बुलाने पर गया था, लेकिन जंगल के अंदर उसे मिस्टर चकलदीद नहीं नजर आ रहे थे। एकदम से दोबारा उसे मिस्टर चकलदीद की झलक नजर आई, जिसके पीछे वो भागा और एकदम से पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि रात होने पर अब पुलिस भी एंड्रयू को जंगल में ढूंढ रही है और पुलिस के साथ एंड्रयू की डैड भी है जो कि पुलिस ऑफिसर ही है। जंगल में बहुत ज्यादा ढूंढने पर उन्हें पहले एंड्रयू का टॉय मिलता है और उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एंड्रयू भी मिला जो कि अब मर चुका था। एंड्रयू के डैड उसे देखकर सदमे से पागल हो गए। उन्होंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। उनको बाकी ऑफिसर्स ने यहाँ संभाला। अगले दिन भी एंड्रयू के केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस का मानना था कि एंड्रयू को जानवरों ने मारा है क्योंकि उसके जिस्म पे जानवर के हमले का निशान था, लेकिन ये भी मुमकिन था कि एंड्रयू का किसी ने मर्डर किया हो। इसी सिलसिले में इस केस को हैंड ओवर करने के लिए 2 FBI एजेंट आ जाते हैं। सीनियर ऑफिसर्स FBI एजेंट से कहते हैं कि आप लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करिए इस केस पे। देखिए, साफ साफ ये बच्चा जानवर के हमले से मरा है। लेकिन फिर FBI एजेंट ने उनकी बात काटते हुए बताया कि एंड्रयू की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, जिसका मतलब है उसकी गर्दन को मोड़ कर मारा गया है और जो उसके जिस्म पे जानवर के काटने के निशान है वो उसके मरने के बाद के हैं। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहते हैं आप लोगों ने बस अपने दिमाग में कहानी बना लिया है। ये तो जवाब में दूसरे FBI एजेंट उन्हें जवाब देते हैं ये कहानी नहीं है, कल एक डॉक्टर है, वो जो कह रही है गलत नहीं कह रही। जो थ्योरी वो आपको बता रही है ये एंड्रयू के बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद ही बनाई गई है। अब FBI एजेंट्स के लिए पुलिस ऑफिसर्स को गाइड करती है कि उन्होंने किलर को कैसे ढूंढना है। जिस तरह से एंड्रयू की गर्दन को मोड़कर उसे मारा गया था, ये जरूर एक जवान और ताकतवर इंसान का काम था, जिन्हें के किलर की एज 19 से 42 साल तक हो सकती थी और ये काम वही कर सकता था जो एक प्रोफेशनल किलर हो, जिसके पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड हो और वो जो एंड्रयू की फैमिली को जानता भी हो और साथ ही साथ एंड्रयू की पार्क में आने की टाइमिंग भी जानता हो। पुलिस ऑफिसर्स उनकी सारी बातें सुनकर यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों FBI एजेंट आपस में बातें करते हैं। एजेंट वोल्डर्स कली को बताता है कि मुझे लग रहा है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता है, कि ये किसी स्पिरिट का या किसी और चीज का काम हो। कली उसकी बात को गौर से सुनती है। वो बताता है कि 16th सेंचुरी में एक औरत थी यहाँ पर जिसने कुछ जादू, कुछ रिचुअल्स की हेल्प से यहाँ हेल का यानी जहन्नुम का दरवाजा खोला था और माना जाता है कि उसके डेविल के साथ रिलेशंस भी थे। हो सकता है कि ये केस उसी केस की कड़ी हो। ये सब सुनकर स्कली कहती है ओ कम ऑन, ये तो किसी किताब की कहानी लग रही है, क्या हम केस पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन वोल्डर यहाँ स्कली से कहता है जो काटने का निशान एंड्रयू के बॉडी पर था वो आम जानवर के काटने का निशान नहीं था, वो एक ऐसे डॉग का निशान था जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि वो अंडरवर्ल्ड यानी जहन्नुम की रखवाली करते हैं। असल में वो स्पिरिचुअल डॉग होते हैं। उसकी बात सुनकर ये लोग दोबारा अपने ऑफिस जाते हैं और एंड्रयू की डेड बॉडी को दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें एंड्रयू की मौत की वजह समझ नहीं आ रही थी। ये लोग अब एंड्रयू के पाँव को हाथ लगाते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है, जैसे उसके पाँव पे नमक या फिर रेत लगा हो। इसके बाद ये लोग फाइल चेक करते हैं जिसमें ये लोग चकलदीद टॉय की पिक्चर देखते हैं जो मर्डर साइट से ही उन लोगों को मिला था। ये दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर इस टॉय का या चकलदीद का इस पूरे मर्डर से क्या ताल्लुक है। इसी रिपोर्ट से इन्हें ये भी मालूम होता है कि अभी तक इस मर्डर के आई विटनेस का इंटरव्यू नहीं हुआ और इस मर्डर की आई विटनेस थी एक छोटी सी बच्ची एमिली यानी एंड्रयू की ही नेबर। और असल में एमिली के फादर ही चीफ पुलिस ऑफिसर थे जिनके हाथ से ये केस लेकर इन दोनों FBI एजेंट को दिया गया था। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि एंड्रयू के फ्यूनरल के बाद ये लोग एमिली और उसकी मॉम एना से मिलने के लिए जाएंगे। जहाँ दिखाया जाता है कि चर्च में एंड्रयू के फ्यूनरल पर अभी तक एंड्रयू की डेड बॉडी नहीं आई थी और इसी वजह से
एंड्रयू के डैड काफी परेशान थे। वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि अभी तक FBI एजेंट एंड्रयू की डेड बॉडी को रिलीज क्यों नहीं कर रहे। तब वो ऑफिसर उसे बताता है कि FBI एजेंट्स को लग रहा है कि एंड्रयू का मर्डर हुआ है। खैर सीन कट होकर कहा जाता है कि एजेंट मुल्डर एमिली के घर पर थे, एंड्रयू के नेबर के घर पर। वो छोटी सी बच्ची उनके सवालों के ज्यादा अच्छे से जवाब नहीं दे पा रही थी और ऐसे उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ भी नहीं रही थी। एमिली अभी तक सिर्फ उन्हें यही बता पाई थी कि उसने सिर्फ एंड्रयू को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। ये कहने के बाद वो तो अपने टीवी शो के अंदर मगन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एमिली की मॉम यानी एना मोल्डर से डिस्कस करती है कि उन्होंने भी एंड्रयू को एकदम से जंगल के अंदर गायब होते देखा था और ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गई और अभी तक डरी हुई है क्योंकि ऐसा कभी भी उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये कहकर एना यहाँ से कुछ काम करने के लिए चली जाती है, जबकि मोल्डर उठ के उनके घर को चेक करने लगता है। यहाँ पर उसे एना की फैमिली पिक्चर और साथ ही एक बुक दिखती है जिसका नाम था ग्रिमोर ऑफ द ईस्टवुड विच। एना भी नोटिस कर लेती है कि मोल्डर गौर से इस किताब को देख रहा है और इसके बारे में वो मोल्डर को बताती है कि असल में उसके हस्बैंड जो कि चीफ पुलिस ऑफिसर हैं, उनको विचेस और जादू से रिलेटेड हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और ये तो है भी उनकी लोकल स्टोरी, इसीलिए वो इसे पढ़ते रहते हैं। अब मोल्डर को भी काफी वक्त हो चुका था यहाँ, वो भी यहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला था, एमिली आवाज देकर इन दोनों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और टीवी की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उस दिन मैंने इन मिस्टर चकलदीद को जंगल के अंदर देखा था। इस टाइम टीवी पर भी चकलदीद शो ही चल रहा था। दूसरी तरफ स्कली जो इस टाइम पुलिस स्टेशन में आई थी, वो चीफ पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे लगता है कि एंड्रयू के मर्डर के पीछे उसके डैड ही है। जवाब में ऑफिसर कहते हैं बकवास बात है ये, जिस दिन और टाइम एंड्रयू का मर्डर हुआ तब उसके डैड हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे। चलिए उनकी बात फिर भी नहीं सुनती और एक के बाद एक सवाल की जाती है जिसके जवाब चीफ ऑफिसर के पास तो नहीं थे, इसलिए वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप अगर उसके डैड से बात करना चाहती है तो वहीं चलते हैं। ये लोग एंड्रयू के डैड के ऑफिस में पहुंचे तो ये पता चला कि एंड्रयू के डैड एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए निकले हैं। उसके पीछे जाने से पहले स्कली उसका कंप्यूटर चेक करती है, जहाँ से स्कली को मालूम हुआ कि एंड्रयू के डैड अपने इलाके के किसी सेक्स ऑफेंडर को ढूंढ रहे हैं जो लड़कियों को हेरास करके ब्लैकमेल करता हो। और उन्हें अपनी रिसर्च के मुताबिक एक पीटर नाम के आदमी का पता चला था जो इस टाइम अपने घर पे था। एंड्रयू को डैड को लगता था कि वही है जिसने उसके बेटे को मारा होगा। यही सोचकर वो पीटर की घर की तरफ निकल गया और अब उसका पीछा उसके चीफ और उसके साथ एजेंट स्कली भी कर रहे थे। एंड्रयू के डैड उस आदमी के घर जाकर चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर चीफ उसे बहुत ही मुश्किल से काम डाउन करते हैं। यहाँ पर स्कली जो उनके साथ ही आई थी, वो अपने पार्टनर यानी एजेंट मोल्डर को कॉल करके बताती है कि वो एक नए सस्पेक्ट के घर आई है, यानी एक ऐसे आदमी के घर पे आई है जिस पर पुलिस को शक है कि उसने एंड्रयू को मारा है। मोल्डर जो इस टाइम एंड्रयू की मर्डर साइट पे था, वो भी स्कली के पास आने के लिए निकल जाता है और पीछे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सा ब्लैक डॉग उसके ऊपर नजर रखे हुए था और इस चीज को मोल्डर ने खुद भी नोटिस किया था। स्कली के पास आकर उस स्कली से कहता है मुझे नहीं लगता कि पीटर ने एंड्रयू को मारा होगा, मुझे अभी भी यही लगता है कि उसके पीछे किसी स्पिरिचुअल चीज का हाथ है, क्योंकि वो अभी भी उस ब्लैक डॉग को जंगल में देख कर आया था जो उसके अकॉर्डिंग हेल की रखवाली करते थे। लेकिन इतनी जल्दी ये किसी भी थ्योरी से रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे। स्कली के कहने पर मोल्डर और स्कली दोनों जाकर पीटर के घर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी शूज और साथ ही एक बंदर भी नजर आता है। इन्हीं शूज के पास मिस्टर चकलदीद वाला एक मास्क भी रखा हुआ था और जैसा हमें याद हो एमिली ने बताया था कि जंगल में उसे मिस्टर चकलदीद ही दिखे थे, तो अब हो भी सकता था कि इसी आदमी ने एंड्रयू को मारा हो। सारे सबूत अब इस आदमी के खिलाफ हो गए थे, लेकिन अब स्कली बुरी तरह कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मोल्डर अभी भी इस आदमी को किलर नहीं मान रहा था। जवाब में मोल्डर कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस आदमी ने कोई मर्डर नहीं किया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एंड्रयू का मर्डर उसने नहीं किया और हमें थोड़े से सबूत के पीछे इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। सीन कट होकर हमें एंड्रयू के नेबर एमिली को दिखाया जाता है जो इस टाइम टीवी पर अपना कार्टून शो देख रही थी। ये कार्टून कैरेक्टर उसे बहुत पसंद थे। एकदम से उसने नोटिस किया कि उसके घर के बाहरी डोर पर भी यही कार्टून कैरेक्टर हैं जो उसे अपने पास बुला रही है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। पीछे से उसकी मॉम उसे लंच के लिए बुला रही थी, लेकिन जब काफी मर्तबा भी आवाज़ें देने पर एमिली ने एना की यानी अपनी मॉम की बात नहीं सुनी, तो एना ने परेशानी में एमिली को लॉन्च पर ढूंढा, लेकिन वो अब कहीं नहीं थी। थोड़ी देर बाद मालूम होता है कि पुलिस और FBI एजेंट्स को उसकी भी डेड बॉडी जंगल से मिली है, जिसको भी किसी ने बिल्कुल उसी तरीके से मारा है जिस तरीके से एंड्रयू को मारा गया था। एना को जैसे ही
ये बात पता चलती है वो भी भागते हुए इसी जंगल में आ गई। एना को अब अपना होश भी नहीं था। वो एमिली की तरफ ऐसे बढ़ी थी जैसे वो उसे अभी जिंदा कर देगी, लेकिन यहाँ पुलिस ऑफिसर्स उसे संभाल लेते हैं। यहाँ मोल्डर जो इस मर्डर सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसे नीचे कुछ सफेद सफेद नजर आया। तो यहाँ से पत्ते हटाना शुरू किए तो उसे इस जगह के इर्द गिर्द सफेद नमक का एक दायरा दिखा। ये देखकर मोल्डर शॉक में रह जाता है और स्कली को बताता है कि ऐसे सर्कल अक्सर स्पिरिट्स को या डीमंस को बुलाने के लिए बनाए जाते हैं। 16th और 17th सेंचुरी में तो ये एक फैशन था। उस टाइम की विचेस अपने जादू करने के लिए डीमंस को बुलाया करती थी। वो ऐसे स्पिरिट्स होती थी जो किसी भी जानवर, इंसान या किसी भी चीज का फेस बदल सकती थी, यहाँ तक कि एक इंसान का भी रूप ले सकती थी। वो इन सोल्स को फेमिलियर कहा जाता है और ये फेमिलियर्स किसी भी इंसान को मारने के लिए उसकी पसंदीदा चीज का भेस बदल लेती हैं, जैसे उसके पसंदीदा इंसान का, जानवर का, यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खिलौने या कार्टून कैरेक्टर का भी। अब मोल्डर यहाँ से और पत्ते हटाता है और उन्हें नीचे एक स्कल का साइन दिखता है। मोल्डर कहता है, देखो मैंने कहा था ना, ये वही जगह है जहाँ पर डीमन और स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। ये सब देखने के बाद वो अब चीफ ऑफिसर के पास जाता है, क्योंकि मोल्डर को लग रहा था कि इस सब के पीछे चीफ ऑफिसर ही है जो सबको हकीकत से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मोल्डर ने चीफ ऑफिसर के घर पर वो विचेस वाली बुक देखी थी। उनकी ये बातें सुनकर चीफ ऑफिसर भी बुरी तरह गड़बड़ा चुका था। उसके मुंह से साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। मोल्डर से पूछता है, इस काले जादू के पीछे तुम ही हो ना? पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मोल्डर के इंसिस्ट करने पे कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ उसके पीछे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं आप सबको इस केस से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि ये सारा काम मैंने किया है। मैं मर्डर के पीछे नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है, हाँ मेरी गलती है भी। उस दिन जब एंड्रयू गायब हुआ, असल में उस दिन मैं ही था जो उसकी मॉम को हैरास करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मेरी वजह से ही एंड्रयू को अवॉइड किया और एंड्रयू गायब हो गया। मेरा बस इतना ही कसूर था। चीफ ऑफिसर को अपने इस केस पर भी बहुत गर्व था। उसके जाने के बाद मोल्डर ने स्टेली को बताया कि ये केस वही है जैसा मैं बता रहा हूँ। किसी ने अपने जादू के सदके यहाँ पर हेल का यानी जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया है और इन सारी मर्डर्स के पीछे यही रीजन है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंड्रयू के डैड को अभी भी उसी आदमी पे शक था जिसके घर वो पहले भी जा चुके थे। वो यहाँ पर इस आदमी की सच्चाई सभी लोगों को बता देते हैं और सभी लोग उसे गुस्से में मारना शुरू कर देते हैं। ऐसी खबर जैसे ही एजेंट मोल्डर और स्केली को मिलती है, वो लोग फौरन यहाँ आकर इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। स्केली सबको अपना बेस्ट दिखाते हुए बताती है कि वो FBI एजेंट है और अगर सपने इस आदमी को मारना ना छोड़ा तो वो सबको अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्ज में अंदर करवा देगी। यहाँ सब लोग तो उसके कहने पर रुक गए, लेकिन फिर एंड्रयू के डैड ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को शूट करके मार डाला। हालांकि उस आदमी का तो कसूर भी नहीं था। ऐसे बेकसूर आदमी को मारने के चलते उसे खुद जेल हो जाती है और कुछ दिन बाद का कोर्ट ट्रायल होता है। कोर्ट में हियरिंग के दौरान एंड्रयू के डैड को इसलिए छोड़ दिया गया, एक तो वो गिल्टी भी थे और दूसरा जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो ऑलरेडी एक क्रिमिनल था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्हें $5000 फाइन भरना पड़ा। और हियरिंग के दौरान हम मोल्डर और स्केली को आपस में बातें करता हुआ भी दिखते हैं, जहाँ मोल्डर स्केली से कह रहा था कि जिसने भी उस हेल का गेट खोला है या जिसने भी वो रिचुअल और मैजिक किया है वो भी इसी रूम में हमारे साथ ही बैठा हुआ है, बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। जैसे ही अब ये दोनों एजेंट कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो बाहर पहले से ही एक पुलिस ऑफिसर उनका इंतजार कर रहा था, जो इन्हें बताता है कि ना तो एंड्रयू के मर्डर के पीछे उसके डैड का हाथ है, क्योंकि उस दिन वो ड्यूटी पे थे और एंड्रयू से कुछ 40 किलोमीटर दूरी पे थे, और ना ही इसके पीछे उस आदमी का हाथ है जिसे एंड्रयू के डैड ने मार दिया। इस ऑफिसर को असल में इन दोनों एजेंट्स ने किसी और शहर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, क्योंकि अब इन दोनों को यहाँ के लोकल ऑफिसर्स पर एतबार नहीं रहा था। सीन कट होकर हमें एंड्रयू के डैड को दिखाया जाता है, जो अब वापस घर आ गए थे, लेकिन घर आकर भी वो खुश नहीं थे बल्कि और डिस्टर्ब थे, क्योंकि इस सारे केस की वजह से उन्हें एक सबसे बुरी हकीकत ये पता चली थी कि उसकी वाइफ और उसके चीफ ऑफिसर के दरमियान में रिलेशन था, जिसकी वजह से चीफ ऑफिसर ने उसे हैरेस किया। ऐसे में उसकी नजर उसके बेटे से हट गई और उसके इस घनावनी काम की वजह से उसके बेटे की जान भी चली गई। अपने हस्बैंड के मुंह से ये सारी बातें सुनकर एंड्रयू की मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो जो खुद एंड्रयू की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाई थी, अपने हस्बैंड की बातें सुनकर और भी अपसेट हो जाती हैं और गाड़ी लेकर बाहर से निकल जाती हैं। और पीछे से उसका हस्बैंड अपने बेटे की मौत का बदला चीफ ऑफिसर से लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ एंड्रयू की मॉम जब ड्राइव कर रही थी
तो जंगल के दरमियान के रास्ते से उन्हें सड़क के बिल्कुल दरमियान में एंड्रयू खड़ा नजर आया, जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी तो बुरी तरह उनकी गाड़ी पलट कर उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड्रयू के डैड जो इस टाइम चीफ ऑफिसर के घर के अंदर आ चुके थे, उन्हें घर के अंदर पहले तो अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूरी पे उसे मिस्टर चकलदीद दिखाई देते हैं, जिसका वो पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर चकलदीद के पीछे जाते थे, चकलदीद वहाँ से गायब हो जाता था। यह उनके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 मरतबा हुआ। चौथी मरतबा उसे चकलदीद टीवी के ऊपर चलता हुआ सुनाई दिया, और जैसे ही वो टीवी में चकलदीद शो देखने ही बना था, एकदम से उसके पीछे कोई आ गया, और ये कोई और नहीं मिस्टर चकलदीद ही था। उसे अपनी गन से शूट करके मारने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ ऑफिसर भी आ गए, जिन्होंने रिक किनी एंड्रयू के डैड को ऐसे देखा जैसे वो उसके ऊपर गन पॉइंट किए हुए हो। इससे पहले कि रिक उन्हें गोली मारता, चीफ ऑफिसर उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। गोली की आवाज यही करीब मौजूद एजेंट मोल्डर और स्कली ने भी सुन ली थी। जब उन दोनों ने यहाँ कर चेक किया तो उन्हें एंड्रयू के डैड यहाँ पर मरे हुए मिले। ये देखकर इन दोनों को ही शॉक लगा, और अब ये लोग ये बात भी जान गए कि आगे कुछ बुरा ही होने वाला है। ये दोनों घर से बाहर निकल तो इन्हें इस घर के बाहर भी सॉल्ट का सर्कल बना दिखाई देता है। कुछ सोचते हुए एजेंट मोल्डर दोबारा घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अब वहाँ वो विच वाली बुक भी नहीं थी। ये देखकर ये लोग अब जंगल में क्राइम सीन की तरफ बढ़े, जबकि यहीं पर हमें दिखाया गया कि आप चीफ ऑफिसर भी डायन को यानी एंड्रयू की मॉम को ढूंढ रहे थे। उनको ढूंढते हुए वो भी जंगल के करीब पहुंचे, जहां उन्हें एंड्रयू की मॉम की गाड़ी उल्टी हुई दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एंड्रयू की मॉम सही सलामत जंगल में खड़ी हुई थी और उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी, और एंड्रयू की मॉम एकदम से जंगल के अंदर गायब हो जाती है। वो भी उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले गए। एंड्रयू की मॉम को ढूंढने में वो इतने मगन हुए कि उन्होंने जंगल के करीब पड़ी हुई एंड्रयू की मॉम की लाश भी नहीं देखी। इन्हें साफ मतलब था कि एंड्रयू की मॉम मर चुकी थी, और अब जो उन्हें नजर आ रहा था वो उनकी या तो हेलुसिनेशंस थी या फिर ये कोई एंड्रयू की मॉम की शक्ल में स्पिरिट थी। चीफ ऑफिसर जंगल में भी दूर निकल आते हैं, जहां जंगल के बीचों बीच उन्हें अपनी वाइफ यानी एना दिखाई देती है, बहुत सारी कैंडल्स के घेरे में। ये एक मैजिक सर्कल था, एक जादुई घेरा था, जिसके अंदर खड़े होकर वो काला जादू कर रही थी, उसी किताब की मदद से जो किताब हमने उसके घर पर देखी थी। और इसको देखकर यहाँ हमें पता चलता है कि असल में एंड्रयू और उनकी बेटी एमिली की डेथ के पीछे भी और कोई नहीं बल्कि एना ही थी, जिसने ये सारा काला जादू शुरू किया था। एना अपनी ये सारी बातें एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो मान जाती है कि हाँ मैंने ही काला जादू किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि एंड्रयू और एमिली मर जाए। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि चीफ ऑफिसर और डायन दोनों को सबक मिले। जो बेवफाई वो दोनों अपने पार्टनर्स के साथ कर रहे थे, बस उन्हें उनका सबक मिल जाए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे अपने इस घिनौने मकसद के पीछे अपनी बेटी को भी गंवाना पड़ जाएगा, और साथ ही बेचारा एंड्रयू भी मारा जाएगा। एना को भी खुद सबक मिल चुका था उसकी बेटी के मरने के बाद, वो भी हम में थी और बस अब ये सब कुछ बंद करना चाहती थी। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एना दिखती है कि चीफ ऑफिसर के ऊपर वो ब्लैक डॉग हमला कर चुका है, जो असल में हेल का गार्ड था। वो अपने हस्बैंड को भी मारना नहीं चाहती थी, और अब उसे अपनी आंखों के सामने मरता देखकर वो जोर से चीख मारती है। इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एजेंट मोल्डर और स्कली भी आ गए थे, जिन्होंने एना को उस मैजिक सर्कल के अंदर खड़ा हुआ भी देख लिया, और वो सारी कहानी समझ गए। यहाँ मोल्डर एना से बात करना चाहता था। वो एना कहता है ये बुक तो मुझे दो, मैं तुम्हें कोई और रास्ता बताता हूँ, लेकिन एना उसकी एक बात नहीं सुनती और इस बुक के कुछ मैजिकल स्पेल्स पढ़ते हुए अपने आप को भी खत्म कर देते हैं। उसके खत्म होते ही यहाँ पर हल का दरवाजा जो उसने खोल दिया था वो भी बंद हो गया। हैरानी की बात ये थी कि जिस आग में वो जलकर मरी थी, उस आग में वो किताब नहीं जली जिससे पढ़कर वो जादू कर रही थी, जिसे अब स्कली अपने पास रख लेती है एक सबूत के तौर पे, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला केस था जिसमें सभी मर्डर्स के पीछे स्पिरिचुअल चीजें इन्वॉल्व थी। और फिर मोल्डर से आकर कहते हैं कि मुझे तुम पर एतबार हो गया है, तुम जो कह रहे थे वो सब ठीक था। इनका केस भी अब खत्म हो चुका था, और फाइनली ये लोग अब इस शहर को छोड़कर निकल जाते हैं। इनके निकलने के बाद हमें पीछे से दोबारा उसी झूले को घूमता हुआ दिखाया जाता है जिसमें मूवी के स्टार्ट में एंट्रियो था। यानी इसका मतलब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, अभी भी कुछ था जो देखना बाकी था, लेकिन इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो गई।